नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी आपका जो पेपर होने वाला है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स विधियां हैं। ये हर बार परीक्षा में कोई ना कोई एक विधि ज़रूर पूछी जाती है, तो इसलिए ये जो हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स हो जाती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स मान के चलिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 100% पेपर में एक ना एक कोई ना कोई एक विधि ज़रूर पेपर में पूछी जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में किस तरीके से इसके उपयोग हैं, इम्पोर्टेंट्स है, कैसे ये बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम साधारण नमक की बात करें जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। यानी हम जैसे साधारण नमक बोलते हैं उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाता है। और उसके अणुसूत्र की बात करें तो उसको NaCl कहते हैं। NaCl का मतलब हो गया कि Na का मतलब हो गया सोडियम और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। तो NaCl का मतलब हो जाता है सोडियम क्लोराइड, और यानी कि साधारण नमक। अब बात करें HCl एवं NaOH की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड NaCl कहलाता है। तो जब HCl और NaOH की अभिक्रिया करवाई जाती है तब जो है कौन सा लवण उत्पन्न होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl उत्पन्न होता है। बात करें रिएक्शन की बात करें तो HCl का जब NaOH से रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो जब इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो NaCl HCl का Cl और NaOH का Na निकल कर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो यहाँ बनता है NaCl प्लस H2 यानी जल बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा साधारण नमक बन के तैयार हो जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो HCl और NaOH से क्या बनता है? जो है NaCl बन जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाता है। HCl और NaOH से NaCl बन जाता है, प्लस जल बाहर निकल जाता है। अब इसके हम बात करते हैं, तो इसके जो है कुछ उपयोग दिए हैं। यह एक उदासीन लवण होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। साधारण नमक जो है यानी NaCl जिसे हम बोलते हैं द्वारा कई उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे खनिज नमक भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? इसको जो है हम लोग खनिज नमक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये रहा आपका साधारण नमक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है? दूसरा है हमारा कास्टिक सोडा। क्या दिया है? कास्टिक सोडा। यानी कास्टिक सोडा को हम जो रासायनिक नाम पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। अणुसूत्र की बात करें तो NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaOH को कहते हैं सोडियम और OH का हाइड्रा ऑक्साइड कह देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaOH का मतलब होता है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब बात करते हैं जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसी को हम दूसरा नाम जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर के NaOH प्रदान करता है। यह क्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, ये रहा सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो NaCl वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? NaCl जो है वियोजित हो जाता है और NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहलाती है। तो बात करते हैं 2NaCl लेते हैं यहाँ पर, यानी सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 2NaOH बन जाता है। 2Na और यहाँ से OH बाहर निकल आता है तो 2NaOH बनता है, प्लस Cl2 और H2 बाहर निकल जाता है, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उपयोग की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक, कागज और निर्माण में और कृत्रिम फाइबर निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा आप जानते भी हैं, कास्टिक सोडा यानी जो आप जो है बर्तन वगैरह धोने का भी उपयोग करते हैं, जो साबुन में भी डला होता है और साबुन की उपयोग भी किया जाता है। तो उसमें साफ उपयोग लिखे हुए हैं कि उपयोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने, साबुन तथा अपमार्जक, कागज निर्माण आदि कृत्रिम फाइबर निर्माण में किया जाता है। अब बात करते हैं व्यंजक चूर्ण की। अगर बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण की बात करें, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड अथवा
क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरिनेटेड लाइम। इस तरीके से व्यंजक चूर्ण के ये रासायनिक नाम हो जाते हैं, रासायनिक नाम है ये इसके। और अगर साधारण नाम की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो व्यंजक चूर्ण को हम दूसरा नाम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो व्यंजक चूर्ण का जो सबसे साधारण चर्चित नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र की बात करें यानी अणु सूत्र की बात करें तो इसका अणु सूत्र होता है Ca कोष्टक OCl और बाहर Cl, अथवा सीधे सीधे हम कह सकते हैं CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण को जो है CaOCl2 इसका अणु सूत्र होता है। अब निर्माण की अगर विधि की बात करें इसके, तो निर्माण विधि जो है इसकी दी है कि औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्या कहते हैं, औद्योगिक स्तर पर जो हेक्सन क्लेवर यानी हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा जो है शुष्क बुझे चूने में, शुष्क बुझे चूना मतलब CaOH का होल ट्वाइस, तो शुष्क बुझे चूने में जो Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखते हैं इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस जिसे हम बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखने होंगे कि इनके अणुसूत्र क्या होते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस यानी शुष्क बुझा चूना भी कह सकते हैं या फिर उसको कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड भी कह सकते हैं, प्लस Cl2 यानी क्लोरीन से जब क्रिया करवाई जाती है तो बनता है व्यंजक चूर्ण यानी CaOCl2 और यहाँ से H2 यानी जल बाहर निकल जाता है। तो जब भी शुष्क बुझे चूने CaOH का होल ट्वाइस Cl से क्रिया करता है, Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया करता है, तो व्यंजक चूर्ण यानी कि कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl2 बनता है और जल यानी H2O की बाहर निकलता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है सूती तथा लिनेन वस्त्रों द्वारा लकड़ी की लुगदी के विरंजन, पेय जल के शोधन, जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफ़ेद करने हेतु आदि में भी किया जाता है। कभी कभी सीधे सीधे तौर पर जो है इनके उपयोग भर ही पूछ लेता है और कुछ नहीं पूछता है। तो उपयोग साफ साफ इसके उपयोग लिखे हैं कि सूती वस्त्र एवं लिनन वस्त्रों के निर्माण में, ये साफ लिखा कि सूती वस्त्र और लिनन वस्त्रों के निर्माण में, लकड़ी की लुगदी के विरंजन में और पेयजल के शोधन में। कभी कभी जो पानी जो होता है गंदा होता है उसमें हम जो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि जो है कीटाणु जो जीवाणु होते हैं पानी के वो नष्ट हो जाते हैं। तालाबों और उनमें जो है कुओं में जो है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है जीवाणुनाशक होता है और उनके जीवाणु मर जाए। दूसरा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म के और यौगिकों के ऑक्सीकरण में तथा चीनी को सफ़ेद करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का काम किया जाता है। एक नोट्स की बात करें, इसमें दिया है कि व्यंजक चूर्ण मिश्रण है, इसका अणुसूत्र तथा अणुभार नहीं होता है। ये भी एक पॉइंट है कि व्यंजक चूर्ण जो मिश्रण होता है और इसका अणुसूत्र तथा अणुभार इसका नहीं होता है। अब देखते हैं अगला जो दिया है प्रयोगशाला विधि, अगला दिया है खाने का सोडा यानी कि जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। एक कास्टिक सोडा होता है, एक खाने का सोडा होता है। खाने के सोडा को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं या फिर हम इसको बोल देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, आप आसानी से इसको बोल सकते हैं। ये इसका रासायनिक नाम हो गया, यानी खाने के सोडा या बेकिंग सोडा को जो हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अणुसूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है, इसका अणुसूत्र होता है, अणुभार इसका 84 होता है। तो अणुसूत्र की बात करें तो NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो NaHCO3 को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। निर्माण की विधि की बात करें तो प्रयोगशाला में इसे जो है सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो है सोडियम कार्बोनेट जो होता है यानी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 में ठंडे जलीय विलयन में एंडोडिल्विन के H2O में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी 2NaHCO3 बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ जब हम लेते हैं, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, Na2CO3 ले लेते हैं प्लस H2 यानी जल प्रवाहित करते हैं और जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित की जाती है। तो इन तीनों से क्या देखते हैं कि बनता है हमारा
2NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। Na2 दिया हुआ है, यहाँ CO3 भी दिया है, H2O भी दिया है, CO2 भी दिया है। तो इन तीनों से क्या बनता है 2NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर जो होता है यानी जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण होता है। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण होता है। झाग युक्त पेय पदार्थों, जो भी झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं, अमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधियों प्रति अम्ल के रूप में, निर्माण में भी कह सकते हैं, चर्म रोगों के निदान में, कच्चे दूध के फटने से समय को बढ़ाने हेतु, आग बुझाने वाले यंत्रों आदि में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि कास्टिक सोडा यानी खाने के सोडा का भी उपयोग, यानी कास्टिक सोडा नहीं, खाने के सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो है खाने की चीज़ों में डाला जाता है। तो इसका उपयोग सीधा सीधा ये भी याद रख सकते हैं कि सारा उपयोग जो इसके खाने की चीज़ों में ही प्रयोग किया जाता है। यह भी है कि कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने के यंत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं, चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के बाद आता है आपका इसको जो है औषधियों के निर्माण में, अमाशय की अम्लता को दूर करने में, और झाग युक्त पदार्थों के पेय में जो है उसका उपयोग भी किया जाता है। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवा पॉइंट दिया है कि धावन सोडा यानी या धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट या डेका हाइड्रेट। कभी कभी इनके सीधे रासायनिक नाम या इनके सूत्र भर पूछ लेता है। तो इसकी बात करें धावन सोडा यानी धोने का सोडा जो होता है, तो इसका अणुभार की बात करें तो 286 होता है। अणु सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि Na2CO3 × 10H2O। तो बात करते हैं निर्माण विधि की बात करें तो धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको? धावन सोडा जो है और बेकिंग सोडा। धावन सोडा बेकिंग सोडा जो है जिसे हम कहते हैं, इसको जो गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बात करते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, प्लस 10H2O ले लेते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट और 10H2O ले लेते हैं। इनको जब जो है पुनः गर्म किया जाता है तो क्या बनता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट यानी कि कह सकते हैं कि धावन सोडा या फिर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो Na2CO3 यानी धावन सोडा यानी खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका Na2CO3 × 10H2O। अब इसके उपयोगों की अगर बात करें तो इसके उपयोग जो होता है कपड़े धोने के रूप में, सोडे के रूप में होते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के जो भी भारी जल होते हैं, कांच, कागज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में जो है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आँखों की दवाई में, जीवाणुनाशक, रोगाणुओं के रूप में, रोगाणु रोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन जगह पर जो है इसका उपयोग करते हैं। उसके नाम से ही पता चल जाता है धोने का सोडा यानी सारी चीज़ें जो है इन्हीं चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। यानी कांच निर्माण में जल की कठोरता दूर करने में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जल की कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर जो कि धुलने वगैरह, कपड़े वगैरह धुलने के काम आते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आँखों की दवाओं के रूप में भी करते हैं इसको, जीवाणुनाशक और रोगाणु रोधकों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे जो दिया है, अगला दिया है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके ही जाइए। 100% हर वर्ष जो है पेपर में कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें जिसे हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सामान्य नाम होता है। अणुसूत्र की बात करें तो CaSO4 × 12H2O हो जाता है। यानी अणुसूत्र जो है बहुत ज़रूरी होते हैं याद रखने। तो इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 × 12H2। या इसको दूसरे नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट होता है। अणु भार इसमें दिया है 136.134। या फिर जो है अब निर्माण विधि की बात करें तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, किसका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम जो है जिप्सम भी कहते हैं, को 373 के ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जिप्सम लेते हैं, यानी CaSO4
2H2O। ये याद रखने पर, ये सारे इनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो CaSO4 2H2O, तो CaSO4 2H2O को जब 373 K पर यानी गर्म किया जाता है तो यहाँ पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और 3/2 H2O जो है जल बाहर के रूप में निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है जिप्सम को जब 373 K पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, यानी कि कैल्शियम जो है क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अब अगर इसके उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। जैसा उसके आप नाम से ही जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसको, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सामान जैसे कि मूर्तियों, खिलौनों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सक दीवारों को चिकना बनाने, उन पर जो है अलंकरण कार्य करने में भी प्रयोग किया जाता है। इसे अग्नि रोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो है काफ़ी हद तक अच्छे उपयोग हैं, और इसको आप एक उपयोग तो याद रख ही सकते हैं कि प्लास्टर चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मूर्ति और खिलौने बनाने में भी करते हैं, दीवारों को चिकना में बनाने में, जिससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग काफ़ी जगह किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, इन सारी विधियों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करिए।